महाराष्ट्र के नागपुर में मौजूद महाल एरिया में आरएसएस का हेडक्वार्टर है। इसी एरिया में 27 मई 1957 के दिन नितिन गडकरी का जन्म होता है। गडकरी के घर और आरएसएस हेडक्वार्टर के बीच मात्र 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की ही दूरी थी। गडकरी एक सामान्य ब्राह्मण परिवार से आते थे, जिसके पास कुछ जमीन भी थी। उनकी मां भानुताई गडकरी जनसंघ पार्टी में थी, वही पार्टी जिससे बाद में साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बनती है। इन दोनों ही पार्टियों को आरएसएस ने बनाया। नितिन गडकरी 5 साल की उम्र से ही अपनी मां के साथ जनसंघ पार्टी की बैठकों में जाने लगते हैं और 19 साल की उम्र में यानी साल 1976 में आरएसएस के स्टूडेंट विंग एबीवीपी में शामिल हो जाते हैं। 1977 में इमरजेंसी खत्म होने के बाद जब दोबारा छात्र चुनाव शुरू हुए, तब गडकरी भी नागपुर यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़े होते हैं। लेकिन इस चुनाव में गडकरी मात्र 6 वोटों से हार जाते हैं। आरएसएस से नजदीकी के कारण साल 1984 में नितिन गडकरी को भाजपा युवा मोर्चा का नागपुर अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसी दौरान गडकरी ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर फर्नीचर की एक दुकान खोली और 1984 में ही शादी कर ली। कुल मिलाकर गडकरी एक सामान्य ब्राह्मण परिवार से आते थे और राजनीति में हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनकी किस्मत में दो चीजों ने बड़ा साथ दिया, एक नागपुर से होना और दूसरा ब्राह्मण जाति से आना। उन दिनों महाराष्ट्र में कांग्रेस का वर्चस्व था और बीजेपी को भाटजी और सेठजी यानी कि ब्राह्मण और बनिया की पार्टी माना जाता था। साल 1984 में गडकरी ने नागपुर पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन दलित और ओबीसी वोटर ज्यादा होने के कारण नितिन गडकरी की बुरी हार होती है। शुरुआती सालों में गंगाधर राव फडणवीस गडकरी के मार्गदर्शक थे, लेकिन साल 1987 में उनकी कैंसर से डेथ हो जाती है। उनकी खाली हुई एमएलसी सीट पर गडकरी को चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। 1989 में हुए नागपुर ग्रेजुएट एमएलसी सीट का चुनाव नितिन गडकरी जीत जाते हैं। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 31 साल थी, लेकिन गडकरी की जाति ब्राह्मण उनके आड़े आने लगी। बीजेपी अपनी ब्राह्मण पार्टी की छवि से बचना चाहती थी, इसलिए प्रमोद महाजन ने अपने जीजा गोपीनाथ मुंडे ओबीसी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इससे विदर्भ में गडकरी को राजनीतिक नुकसान हुआ। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हिंदुत्व की लहर उठी और 1995 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई। प्रमोद महाजन गडकरी को मंत्री नहीं बनने देना चाहते थे, लेकिन आरएसएस नितिन गडकरी को आगे बढ़ाना चाहती थी। अंत में लाल कृष्ण आडवाणी के हस्तक्षेप से गडकरी को पीडब्ल्यूडी मंत्री बना दिया जाता है। सरकार के पास पैसे नहीं थे, इसलिए गडकरी ने बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बीओटी मॉडल अपनाया। प्राइवेट कंपनियां प्रोजेक्ट बनाती और टोल वसूलती। इस तरह गडकरी ने मुंबई में 55 फ्लाईओवर और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स पूरे किए। 1999 में सरकार जाने के बाद गडकरी विधान परिषद में विपक्ष के नेता बने। उन्होंने शरद पवार की तर्ज पर सहकारी बैंकों और सोसाइटीज में अपना प्रभाव बढ़ाया। साल 2000 में वाजपेयी जी ने उन्हें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चेयरमैन बनाया। 60,000 करोड़ का ये प्लान गडकरी की बड़ी सफलता रही। 2004 और 2009 की हार के बाद प्रमोद महाजन का कद घटा और गडकरी को संगठन में मौका मिला। 2009 में मोहन भागवत के आरएसएस चीफ बनने के बाद उनके आशीर्वाद से गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ते हुए। अध्यक्ष बनते ही गडकरी ने झारखंड में जेएमएम के साथ सरकार बनाई, जिसे 3 महीने पहले भ्रष्टाचार के आरोप में बीजेपी ने गिराया था। माना जाता है कि इसके पीछे नागपुर के बिजनेसमैन और गडकरी के दोस्त अजय संचेती का कमर्शियल इंटरेस्ट था, क्योंकि झारखंड एक मिनरल रिच स्टेट है। 2010 में गडकरी के बेटे की शादी ने उनकी सिंपल स्मॉल टाउन बॉय की इमेज तोड़ दी। नागपुर में 1,36,000 कार्ड बांटे गए, मेहमान प्राइवेट जेट से आए और शादी पर 20 करोड़ रुपए खर्च हुए। बेटे को 9 करोड़ रुपए का घर और बीएमडब्ल्यू गिफ्ट की गई। 2011 में गडकरी ने मोदी विरोधी संजय जोशी को पार्टी में वापस लाकर मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 2012 के यूपी चुनाव में बीजेपी की हार के बाद गडकरी कमजोर हुए। मोदी ने मुंबई बैठक के बॉयकॉट की धमकी दी और अंत में गडकरी को झुककर संजय जोशी को हटाना पड़ा। तभी अजय संचेती का नाम कोल घोटाले में आया और छत्तीसगढ़ सरकार को 1,052 करोड़ रुपए के नुकसान की बात सामने आई। लेकिन असली बम फूटा पूर्ति ग्रुप पर।
खुलासा हुआ कि गडकरी की कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली कंपनियां फर्जी थीं। इन कंपनियों के पते फर्जी थे और गडकरी का ड्राइवर ही 5 कंपनियों का डायरेक्टर था। जो कंपनियां पूर्ति ग्रुप में इन्वेस्ट कर रही थीं, वही गडकरी से लोन ले रही थी, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। कारवा मैगजीन के मुताबिक गडकरी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्स लीक करने के तार बीजेपी के ही बड़े नेताओं जैसे अरुण जेटली के खेमे से जुड़े थे। 22 जनवरी 2013 को गडकरी दोबारा अध्यक्ष बनने वाले थे, लेकिन एक दिन पहले इनकम टैक्स ने छापा मार दिया। लालकृष्ण आडवाणी और आरएसएस के कहने पर गडकरी को इस्तीफा देना पड़ा और राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने। आरएसएस का गडकरी को पीएम प्रोजेक्ट करने का प्लान फेल हो गया। 2014 में मोदी लहर में गडकरी पहली बार लोकसभा चुनाव जीते। उन्हें उम्मीद थी रेलवे मंत्रालय की, लेकिन मिला सड़क परिवहन और शिपिंग। जुलाई 2014 में खबर छपी कि गडकरी के घर में जासूसी उपकरण लिसनिंग डिवाइसेस मिले हैं। शक की सुई अपनी ही सरकार पर उठी। आउटलुक के मुताबिक मोहन भागवत ने गडकरी को इस मुद्दे को दबाने को कहा ताकि मोदी सरकार की छवि खराब ना हो। जब गडकरी के प्रोजेक्ट्स की फाइलें पीएमओ से रिजेक्ट होने लगीं, तो गडकरी ने इस्तीफे की धमकी दे दी। तब मोहन भागवत ने देर रात मीटिंग करके मोदी और गडकरी के बीच समझौता कराया। विवादों ने पीछा नहीं छोड़ा। जोजिला पास टनल का कॉन्ट्रैक्ट गडकरी के दोस्त की कंपनी आईआरबी को दिया गया, जिसे बाद में रद्द करना पड़ा। दोबारा टेंडर में यह काम आधे से कम दाम में हुआ। 2023 में सीएजी रिपोर्ट ने धमाका किया। द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसे 18 करोड़ प्रति किलोमीटर में बनना था, वो 250 करोड़ प्रति किलोमीटर में बना। इसे मोदी खेमे द्वारा गडकरी को 2024 चुनाव से पहले साइडलाइन करने की साजिश के तौर पर देखा गया। 2024 चुनाव में गडकरी की जीत का अंतर घट गया। उन्होंने खुद कहा कि उनके समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए थे। अब बात करते हैं एथेनॉल की। गडकरी एथेनॉल के सबसे बड़े प्रचारक हैं, लेकिन इसके पीछे बिजनेस इंटरेस्ट के आरोप लगते हैं। गडकरी के बेटे सारंग और निखिल गडकरी मानस एग्रो और सियान एग्रो चलाते हैं, जो एथेनॉल बनाती हैं। सियान एग्रो के शेयर 1000% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। यही हाल ई रिक्शा का था। गडकरी ने ई रिक्शा को बढ़ावा दिया और उसका लाइसेंस पाने वाली कंपनियों में उनकी ही पूर्ति ग्रीन टेक्नोलॉजी शामिल थी। उनके साले राजेश टोटेडे इसके डायरेक्टर थे। गडकरी के बारे में कहा जा सकता है कि वे भले ही ब्राह्मण परिवार में जन्मे हों, लेकिन बनिया की तरह धंधा करना उन्हें बखूबी आता है। उन्होंने सरकारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपने और करीबियों की संपत्ति बढ़ाने में किया। लेकिन तमाम खामियों के बावजूद वे ऐसे नेता हैं जिन्हें विपक्ष भी पसंद करता है। आज जब मोदी का बहुमत कम हुआ है और वे आरएसएस पर निर्भर हैं, गडकरी फिर से मजबूत स्थिति में हैं। कल क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। गडकरी के जीवन पर हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये रिसर्च पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।